वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम जानेंगे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या होते हैं और इनके जिसे कि आप हाशियाकरण कहते हैं हिंदी में, कि इसका क्या इंट्रोडक्शन क्या है इसका, और ये कितने तरह का होता है, इससे क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी सोसाइटी में। तो जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, मार्जन मार्जन होना एक तरह का, जैसे आपने देखा होगा ना कि हम जब अपनी किसी नोटबुक में नोट बनाते हैं या एग्ज़ाम में आंसर जब लिखते हैं, तो उसमें एक साइड एक लाइन छोड़ देते हैं जिसे हाशिया कहा जाता है, कि थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दो। उस साइड हम कुछ लिखते नहीं हैं। हम कहाँ लिखते हैं? उस मार्जिन को छोड़कर उसके बाद जो पेज होता है उस पेज पर हम लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से जो ऐसा ही हमारी सोसाइटी में भी होता है कि कुछ लोगों को हम किनारे पर कर देते हैं और उसे अपनी सोसाइटी का हम हिस्सा नहीं मानते हैं, या उनको वो राइट नहीं दिए जाते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होता जैसे हम आम लोगों के साथ करते हैं। जैसे आप इसमें भी आप यहाँ देख रहे हो अ, कि जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये सारे क्लास के मान लीजिए बच्चे हैं, ये एक साथ खेल रहे हैं और इसको अलग कर दिया गया है, यानी कि ये हाशिए का शिकार है, इसे मार्जिन पर छोड़ दिया गया है। आपने अपनी स्कूलिंग टाइम में अपनी क्लास में बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ हम उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना। और अपने प्लेग्राउंड में भी कभी कभी इस बात को महसूस जरूर किया होगा। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों को हमारी जो सोसाइटी है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, या किसी हम इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी को कहते हैं कि उसको मार्जिन पर रख दिया जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति या जो कम्युनिटी है वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में नहीं रहते हैं। इसमें वीक लोग, समझ लो गरीब लोग हैं, और या फिर उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, कमजोर उनको समझा जाता है। तो समाज में दबे हुए लोगों को मार्जिनलाइज जाना जाता है। और यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो अपने आप को हाशिए पर महसूस करती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाशियाकरण का मतलब, मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि समाज के उन वंचित वर्ग से है, डिप्राइव्ड कैटेगरी से है, जो कि सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, उनको सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही हैं। जैसे हम बात करते हैं दलित वर्ग की, एससी वर्ग की, तो उनमें भी क्या है कि वो एससी हैं, एसटी हैं, ये जो है ऐसे हाशिए पर खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सोसाइटी के जो हाई क्लास के लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके समान उनको जो है अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इनको क्या है कि इनको एक हाशिए पर रख दिया गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मार्जिनाइजेशन क्या होता है। तो इसमें वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटीज होती है, ऐसे लोगों को मार्जिनाइज्ड ग्रुप में रखा जाता है। दीज पीपल आर सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, लीगली इनको इग्नोर किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, और सोसाइटी इनको अपने आप में इंक्लूड नहीं करती, एक्सक्लूड कर देती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल या किसी भी कम्युनिटी को मार्जिन पर रख दिया जाता है। ऐसे में वो जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, उनको सोसाइटी से बाहर महसूस कराया जाता है। यदि हम 10 साल पहले चले जाएं तो उस समय ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था। आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि जो कुछ लोगों को गांव में जो है कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको टच नहीं करने दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि उनको क्या करते हैं कि हाशिए हाशियाकरण उनका कर दिया जाता है, उनको एक साइड छोड़ दिया जाता है, एक किनारे उनको धकेल दिया जाता है, वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में नहीं रहते हैं। अब देखते हैं मार्जिनाइजेशन किस किस क्या इसकी क्या किस तरह से है। ये सबसे पहले हम देंगे शेड्यूल कास्ट, एससी जिसको कहते हैं। दे वर फॉर्मली ट्रीटेड एज अनटचेबल इन द सोसाइटी। आपने अनटचेबिलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट भी आया गया कि उसमें इसका उन्मूलन किया गया, इसको अपराध माना गया अनटचेबिलिटी को। तो जो अनुसूचित जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उन शेड्यूल कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था,
बहुत तरह का उनके साथ भेदभाव होता था। और अ, जो ये शेड्यूल कास्ट है, उनके साथ क्या था, बहुत तरह का भेदभाव होता था। और ये क्या है कि ये जो है किसी बहुत ज़्यादा ये गरीब लोग हैं, गरीबी के कारण से भेदभाव किया जाता है, या फिर ये उन्हें अपने से अपनी सोच की तरह लगता है, उनकी सोच कुछ उनको अलग लगती है, तो उनको इस तरह से उनके साथ भेदभाव होता है जो अनुसूचित जातियां हैं। और उनको शैक्षिक अवसरों की समानता नहीं दी जा रही थी। और जो सामाजिक वर्ग जो हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में भी उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी इन सभी को एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इनको फेवर को बढ़ाने के लिए, जो सोशल जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए इनको सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। और ये जो वर्ग है इनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 46 है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो राज्य जनता के जो भी कमजोर वर्ग हैं, स्पेशली जो अनुसूचित जाति हैं, इनकी एससी हैं, एसटी हैं, इनकी एजुकेशन के लिए इनकी एजुकेशन के फेवर में काम करेगा, उनकी उन्नति होनी चाहिए। और कोई भी सोशल इनजस्टिस हो रहा है तो उन इनजस्टिस से या एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाया जाएगा। और जो हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में प्राइमरी लेवल पर जो भी ये कमजोर वर्ग हैं, जो एससी एसटी हैं, इनके लिए फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। इनको जो है बुक्स फ्री दी जाती हैं, यूनिफॉर्म फ्री दी जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो आप समाकरण का फॉर्म भरते हो उसमें एससी कैटेगरी जो होती है उनकी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है, फीस रिफंड कर दी जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको अभी और आगे लाने की हमारी आवश्यकता है। उसके बाद है ये शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जो आदिवासी की जिनको हम बात करते हैं कि जो आदिवासी हैं, आदिवासी जो मेनली जंगल में रहने वाले, आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा कि आदिवासी लोग हैं, उनकी वेशभूषा अलग होती है, उनका रहने सहने का ढंग अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है। तो इस तरह से इनका कल्चर अलग है, रहने सहने का ढंग अलग है, तो इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया, सोसाइटी में इनको इंक्लूड नहीं किया गया। और ये जो थे इन, ये सोशली भी वीक हो गए, ये इकोनॉमिकली भी वीक हो गए, ये वीक हैं ये। तो इनको इनकी जो है अपना इनको आपने ये देखा होगा कि जो आदिवासी हैं ये एक डिफरेंट डिफरेंट तरह के इनके ग्रुप होते हैं। और भारत में लगभग 500 अलग अलग तरह के आदिवासी समुदाय हैं। और गवर्नमेंट ने इन आदिवासियों को, जो आदिवासी हैं ये एससी हैं, इनको अनुसूचित जाति यानी कि एसटी में कैटेगराइज किया है। और जो कास्ट हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, उन्हें आइडेंटिफाई किया, उनको इस कैटेगरी में रखा गया। कौन सी कैटेगरी में? एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब में इनको रखा गया। इसके बाद है अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं। दे आर वीकर, ये सोसाइटी के वीकर सेक्शन है और ये डिफरेंट है एससी और एसटी से। अब माइनॉरिटीज की बात करते हैं। माइनॉरिटी यानी कि जिनकी मेजोरिटी नहीं है, जो संख्या में कम है, जो जिनका नंबर कम है, वो माइनॉरिटीज ग्रुप में आते हैं। जो माइनॉरिटीज ग्रुप में है, इसमें यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, ये माइनॉरिटी ग्रुप में ये मुस्लिम हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, और इसमें पारसी भी हैं। 23 अक्टूबर 1993 को कल्याण मंत्रालय द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, इनको क्या किया गया? अल्पसंख्यक घोषित किया गया, माइनॉरिटी ग्रुप में डाला गया इनको कि ये माइनॉरिटी ग्रुप है, इनकी संख्या कम है। और जो जैनिज्म है, जैनिज्म को 27 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जो माइनॉरिटी ग्रुप में डाला गया। तो अब ये इसका जो माइनॉरिटी ग्रुप जो ये है, जैसे मुस्लिम की हम बात करते हैं तो यूपी में यदि मुस्लिम देखते हैं तो यूपी में जो ये माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 से 20% यूपी में मुस्लिम रहते हैं। और जो अदर हैं वो मतलब हिंदू ज़्यादा रहते हैं।
और ऐसे यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 68.31 के आसपास जो है मुस्लिम लोग रहते हैं और हिंदू वहाँ पर 28.44% रहते हैं, इसके आसपास ही रहते हैं। मतलब वहाँ पर मेजोरिटी हिंदू की कम है और मुस्लिम की ज़्यादा है। और यूपी में हम यदि बात करते हैं तो यूपी में मुस्लिम जो माइनॉरिटी में आते हैं। तो इनको भी जो माइनॉरिटी में आ रहे हैं इनको भी संरक्षण के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किए गए हैं। अभी हम ये बात कर रहे थे शेड्यूल कास्ट की, हमने बात की यहाँ पर, है ना। तो जो शेड्यूल कास्ट है मैंने भी बता दिया कि आपको इनको जो सोसाइटी में वो प्लेस नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ये छोटे काम करने वाले, लेदर वर्कर, लेदर का काम करने वाले लेबर क्लास होते हैं। तो इनके लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, जो आर्टिकल 17 है, आपने पढ़ा होगा, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया है इसमें, कि इसको अबोलिश किया गया अनटचेबिलिटी को। और उसके बाद जो आर्टिकल 30, 330 और 332 है उसमें भी कहा गया है कि एससी और एससी जो कैटेगरी है उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें इनको रिजर्वेशन दिया जाए। और ये जैसे अभी मैंने भी आपको बताया कि जो इसमें इनके लिए जो है फीस जो है फ्री पढ़ने की व्यवस्था है, निःशुल्क जो बुक्स भी दी जाती हैं इनको। और जो कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन ने भी जो शिक्षा की योजनाओं में विस्तार की बात की थी कि जो एससी कैटेगरी है इनके लिए शिक्षा की योजनाओं में विस्तार किया जाए। और साथ ही साथ इनके जो राइट्स हैं उन राइट में बढ़ोतरी की जाए। इनको जो राइट्स हैं वो राइट्स इनको दिए जाए, मतलब इनके राइट्स में बढ़ोतरी की जाए इनको, जिससे कि ये मेन स्ट्रीम में इनको लाया जा सके, इनको मेन स्ट्रीम के अंदर रखा जा सके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू करने, जब कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य और केंद्रीय सरकारें दोनों ही इस पर मतलब इन पर ध्यान देंगी कि इन जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनको हमें आगे लेकर के आना है। इसके बाद है शेड्यूल ट्राइब्स, मैंने बता दिया आपको, आदिवासी जो लोग हैं, है ना, इनका डाइवर्स कल्चर होता है, डाइवर्स ट्रेडिशन होता है इनका। और इनको जो है ये सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, इनका हाशियाकरण कर दिया जाता है, इनका मार्जिनाइज कर दिया जाता है, इनको अलग कर दिया जाता है। तो इनके लिए भी प्रयास किए गए हैं कि जो मतलब इनके लिए आश्रम स्कूल खोले जाएं और रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इनको, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए इनके लिए। और जो सेकेंडरी लेवल है इस पर स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए बच्चों को। हायर लेवल पर भी स्कॉलरशिप की बात की गई है इनके लिए। और सेकेंडरी और हायर लेवल दोनों पर इनकी जो है टीचिंग के लिए, इनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्जिनाइज्ड कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक, सोशली और पॉलिटिकल। अब इकोनॉमिकली में भाई जिनको कि ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, मतलब इनको इकोनॉमिक में वो पूरा पार्टिसिपेशन इनका नहीं समझा जाता, मतलब कि जो इनको जॉब के बदले जो दिया जाना चाहिए वो इनको नहीं दिया जाता, यानी कि नौकरी इनको दिए जाने में असमानता होना, है ना। दूसरा है सोशल मार्जिनाइज। सोशली क्या है, सोशली किस तरह से होगा, जब कोई भी सोसाइटी कुछ लोगों को डेली रूटीन में जो काम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है और उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सोसाइटी में, अलग से इनको अलग समझा जाता है, जिसमें कि लोअर क्लास आ जाती है, लोअर कास्ट हैं उनका, इससे फिर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जो हायर क्लास के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं या उनको अपने जैसा नहीं मानते हैं, उनको अपनी सोसाइटी में वो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस तरह से क्या है, भेदभाव हो जाता है। जैसे कोई क्लब समझ देख सकते हो आप, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि उनमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा। पॉलिटिकली मार्जिनाइजेशन, पॉलिटिकली कैसे होगा ये, कि जैसे मतदान करने से रोकना, है ना, और उनको पूरी तरह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट न करने देना। जैसे कि अब आपने देखा होगा कि वुमेन के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है, तो ये प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इनको सभी को इंक्लूड करने का, और जिससे कि ये हाशियाकरण का शिकार ना हो और उनके जो राइट्स हैं उनको राइट देने का।
अब इसके लिए जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं कि सभी के लिए इक्वल लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी तरह का, किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसका किसी भी जगह पर उसका जो है बर्थ हुआ हो। तो बहुत सारे आर्टिकल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं जो कि ये ऐसा बताते हैं कि सभी के लिए इक्वल राइट हो। और साथ ही जो गवर्नमेंट है, इसने जो अभी हम एससी की बात कर रहे थे, उसके लिए इस पर भी दबाव डाला है कि जो कानून है 17 की हम बात करें, 17 संविधान का जो 17वां अनुच्छेद है, उसके अनुसार अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा चुका है और अब ये दंडनीय अपराध है। और जो संविधान 15 में, अनुच्छेद 15 में भी कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक को, जैसे यहाँ पर लिखा है ये वाला 15, भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके कॉजेज क्या हैं, किन रीजन की वजह से मार्जिनलाइजेशन होता है। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसनेस। भाई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, छोटे बड़े का भेदभाव है, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट इसका भेदभाव है, अमीर गरीब का भेदभाव है, और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जो नस्लवाद है, ये ऐसी सामाजिक ताकतें या ऐसी संरचनाएं हैं, ऐसी संरचनाओं को बनाने में मदद करती हैं जो कुछ समूहों को समाज में पूरी तरह से भाग लेने से रोकती हैं। जो भेदभाव है, इस भेदभाव से ये सोसाइटी में पूरी तरह से जिनके साथ भेदभाव किया जाता है उन लोगों को हर काम में करने से रोकती है। जैसे आपने सुना होगा किसी इस मंदिर में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर क्या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उनको वो सामाजिक काम नहीं करने दिया जा रहा है। या फिर किसी जगह सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर एससी को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस है जो कि उन्हें समाज के जो एक समूह को सामाजिक कार्यों में भाग लेने से रोक रही है। रंग भेद की नीति आपने सुना होगा। उसके बाद है पॉवर्टी, गरीबी। अब गरीब लोगों के पास जो है अपने हितों की वकालत करने के लिए भी जो टाइम नहीं होता, क्योंकि वो अपने काम में लगे रहते हैं, उनके पास इतने रिसोर्स भी नहीं होते हैं कि वो रिसोर्सेज को यूज कर सकें, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, अपने अधिकारों के प्रति इतने अवेयर भी नहीं होते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मार्जिनलाइजेशन का। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज। अब इसमें जैसे कि स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज में हम कैसे बताएंगे कि जिस तरह से कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उन डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी क्या है, आवास की कमी होना, जैसे कुछ बच्चे चल नहीं सकते हैं, उनके रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं ना हो पाना, इसका ये जो रीजन है इसका इफेक्ट। अब इफेक्ट देखते हैं क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहला क्या है कि लिमिटेड टैलेंट पूल। भाई जो सीमित प्रतिभा को हम एक्सपेंड कर पाएंगे। जब कुछ लोगों को हम कुछ लोगों को सोसाइटी में शामिल ही नहीं करेंगे, उनके विचारों को भी शामिल नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होगा कि कोई एक स्पेसिफिक जो लोग होंगे वो लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, उन्हीं की आवाज बुलंद होगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं केवल उनके ही आइडियाज आगे जाएंगे, और डिसीजन लेने वाले भी कुछ लोग ही होंगे। इसका मतलब हम नए विचारों को शामिल ही नहीं कर पाएंगे। जो लोग छूट गए वो छूटते चले जाएंगे, उनके पास जो प्रतिभा है वो प्रतिभा दब जाएगी, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। नेक्स्ट है क्रिमिनल एक्टिविटी। अब क्रिमिनल एक्टिविटी, भाई जब मार्जिनाइज जो लोग हैं उनके पास अपने रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए जो है उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो गलत तरीके अपनाते हैं और इस तरह से वो क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं। मेंटल हेल्थ इशू। अब मेंटल हेल्थ इशू तो होगा ही भाई, जब कुछ लोगों को हम उनके राइट नहीं देंगे, उनको टॉर्चर किया जाएगा, और तो ऐसे में क्या होगा, वो आइसोलेट हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ऐसे लोग, और उनकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सजेशन होंगे इसके लिए। सबसे पहला है यूज ऑफ ह्यूमन राइट। सबसे पहला क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उन राइट्स को यूज करने के बारे में पता होना चाहिए।
भाई हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उन पर जोर देकर जो है उनको अन्याय होने से रोक सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी क्या है, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि कि उनके साथ हुए जो अन्याय हैं उन पर ध्यान ध्यान दिया जाए, और इन लोगों को जो कि हाशियाकरण का शिकार हैं उनको अपने फंडामेंटल राइट को यूज करके गवर्नमेंट से अपने साथ हुए जो इनजस्टिस है उस पर ध्यान देने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए। और दूसरा, इस बात पर भी दबाव डाला जाए कि गवर्नमेंट इन कानून को जब लागू करे तो उस पर यह भी ध्यान रखे कि वो कानून लागू तो किया गया, क्या उसका पालन भी किया जा रहा है। जैसे संविधान जो आर्टिकल 17 है उसमें अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो क्या ये पूरी तरह से भाई दंडनीय अपराध है, क्या इसको पूरी तरह से माना जा रहा है। और 15 आर्टिकल में भी कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति और जन्म के स्थान पर किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। तो जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को इस पर मतलब गवर्नमेंट जो है रूल तो बना रही है, क्या वो लागू भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उन पर ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह से जैसे कई जगह हैं वहां पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की तरफ से फ्री जो है फैसिलिटी दी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो फैसिलिटी, उनको फ्री फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, क्या वो अवेल कर भी पा रहे हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है टेक पॉलिटिकल एक्शन। ये मैंने भी आपको बता दिया कि भाई जो पॉलिटिकल एक्शन भी जो राजनीतिक कार्यवाही भी होनी चाहिए, इसके लिए लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है, उनके संगठन की भी आवश्यकता है, जिससे कि सभी को सामाजिक न्याय में शामिल किया जा सके, और जिससे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस में सभी का जो इंटरफेरेंस सभी का होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोग तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ लोगों की राय बिल्कुल नहीं ली जा रही है। नेक्स्ट है लर्न अबाउट मार्जिनलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो जो ये मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका भाई उनको ह्यूमन राइट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं ये देखा जाए, और सभी के लिए सहानुभूति और बेहतर समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विस। अब मार्जिनाइज जो लोग हैं उनके पास अक्सर जो बेसिक रिसोर्स हैं, बेसिक नीड है, उनकी कमी होती है, तो उनकी जो बेसिक नीड है उन नीड्स को पूरा किया जाना चाहिए, और ये जो सर्विस हैं, सेवाएं हैं, उनको दे करके समाज में जो भी दमनकारी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। और जो गरीबी की स्थिति बनी हुई है या भेदभाव है या अभाव है, सामाजिक अलगाव है, इसको दूर किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि इतने सुधार किए जाने के बावजूद भी जो अभी भी जो जो कास्ट हैं वो कुछ लोगों को मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया जाता उनके कारण। तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपको मार्जिनाइजेशन समझ में आ गया होगा कि मार्जिनाइजेशन की क्या कंसेप्ट, इसका क्या कंसेप्ट है। मतलब मार्जिनाइजेशन यानी कि मार्जिन पर छोड़ दिया जाना उन कुछ लोगों को, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए या कुछ जो पूर्वाग्रह हैं उनके हिसाब से उन्हें उनको मेन स्ट्रीम में ना आने दिया जाना, ये आप कहलाता है मार्जिनाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही।